Assalamu alaikum. Okay, so I think I'm live. तो should I start और अगर कोई मॉडरेटर्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो मुझे बताएं या मैं वेट करूं कि जब लोग कुछ आ जाएं तो। और क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं ये भी प्लीज़ अगर मुझे बता दें आप। ओके, सो या आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो जी मेरा नाम है मोहम्मद अमार मलिक और आज का जो ये लाइव स्ट्रीम सेशन है ये बेसिकली एमएस और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज नॉर्वे में इस बारे में है। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले कि मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेन नॉर्वे में पीएचडी कर रहा हूं इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो और बाकी मेरा जो थोड़ा सा प्रीवियस बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने 2014 में बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया था पीएफ की कराची से। और उसके अलावा फिर मैंने 2017-18 में मास्टर्स किया है चोसन यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से। और अब फिर मैंने 2019 में स्टार्ट किया अपना पीएचडी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो है इस ग्रुप का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल स्कॉलरशिप नेटवर्क का है। क्योंकि जो मुझे मेरी अपनी पहली मास्टर्स की स्कॉलरशिप मिली थी वो मुझे यहीं पे ही पोजीशन नज़र आई थी और यहीं से ही मैं सेलेक्ट हुआ था। उसके अलावा भी यहाँ जो जितने भी इन एडमिन्स हैं ग्रुप है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे डर है कि मैं किसी का नाम मिस कर जाऊंगा। तो सभी ने बहुत हेल्प किया है। तो सबसे ज़्यादा तो मतलब अल्लाह इन सबको अजर दे जो भी इस ग्रुप को चला रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, सारे मॉडरेटर्स एडमिन्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ नॉर्वे के बारे में इन जनरल के नॉर्वे क्यों एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नॉर्वे में फील हुई, मेरा क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस साउथ कोरिया का है और जो लोग साउथ कोरिया में हैं वो भी शायद इस बात से रिलेट कर सकें कि एक तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में या फिर इस तरह चाइना और कोरिया वगैरह में आपको मतलब पेश आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे तकरीबन हर कोई अंग्रेजी बोल लेता है। तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो है हम इंग्लिश पे ही गुजारा कर रहे होते हैं। तो हम एक नई जबान सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अनलेस अगर किसी को शौक हो तो एक तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको आपके लिए नेसेसरी नहीं होता कि आप जबान सीखें सीखें तो आपका उसको एडवांटेज ही है। फिर सेकेंडली बीइंग अ मुस्लिम बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको आसानी हो जाती है कि बहुत इजीली हलाल फूड वगैरह आपको मिल जाता है। और मसाजिद भी जो है यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउथ कोरिया जो मैंने फील किया। और फिर अगर आप ओस्लो की तरफ चले जाएं, मैं बर्गिन में हूँ जो कि नॉर्वे का दूसरा बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा सिटी ओस्लो है। तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो मतलब इमिग्रेंट्स में आई थिंक सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वहाँ पाकिस्तानी है। तो एक वो भी काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाता है। बाकी इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, यानी यहाँ पे जो लोग काम करते हैं यानी कोई आपके प्रेशर नहीं होगा। आप मतलब एक तरह से फ्री माहौल है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। तो अब हम ऑफिस प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या चीज़ें हैं। मैं मैसेजेस पे नज़र मेरी ज़रूर है जो चैट्स में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं अपनी चीज़ें एड्रेस कर लूं, फिर अगर जो है आप लोग मुझसे चाहें तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि बैचलर्स का जो मैं एटलीस्ट अगर अपनी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गिन है उसके बारे में, तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर नहीं होता बैचलर्स का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक एडमिशन लेना है बैचलर्स में तो फिर आपको नॉर्वेजियन प्रोफिशिएंसी शो करनी पड़ेगी, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये है कि बैचलर्स का हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा ही है और मेरा ख्याल से मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसा ही होगा कि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा एडमिशन लेना। तो बात करते हैं एमएस की यानी मास्टर्स की। तो मास्टर्स में ये है कि यहाँ का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है नॉर्वे का वो ये है कि कोई आपकी ट्यूशन फीस नहीं है। तो आप ट्यूशन मतलब यहाँ की ट्यूशन फीस के बगैर आप पढ़ते हैं। लेकिन अब उसका प्रोसेस क्या है मैं आई थिंक वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गिन के हिसाब से
बाकी यूनिवर्सिटीज भी जो हैं वो जनरली इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगी क्योंकि सेंट्रलाइज होता है सारा सिस्टम, और डेट्स वगैरह भी मोर और लेस यही होंगी। तो एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी में पोर्टल ओपन होता है एडमिशन्स का, वो 3 नवंबर को ओपन हो जाता है पोर्टल मास्टर्स के लिए, और उसकी डेडलाइन होती है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, आपको आपकी बैचलर की डिग्री चाहिए होगी जो कि एचईसी से अटेस्टेड होगी, यानी एचईसी से अटेस्टेशन लाजमी है, और उसके सारे पेजेस ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के भी और डिग्री के भी सारे पेजेस एचईसी से अटेस्ट होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डिग्री रेलिवेंट होनी चाहिए उस प्रोग्राम से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका बैचलर्स किसी एक फील्ड में है और आप मास्टर जो है टोटली डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट। तो ये चीज़ क्लियरली मैंशनड है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो मेरे यहाँ पे एक दोस्त हैं उन्होंने जो मुझे बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी में शायद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, लेकिन एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे, मतलब इंग्लिश का स्कोर चाहिए होगा, यानी आइल्स आपको चाहिए 6.5 मिनिमम ओवरऑल, और उसके अलावा टोफिल जो इंटरनेट बेस्ड है उसमें आपको 90 चाहिए होगा, और उसके अलावा एक और पियर्सन वालों का भी कोई टेस्ट है उसके 62 पॉइंट्स। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये चाहिए होंगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गिन की तो रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज की, बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी की नहीं होंगी तो वो आप रिक्वायरमेंट्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव इंग्लिश स्कोर, क्योंकि आपका उसको फायदा ही होगा, उससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अब है थोड़ी सी जो मुश्किल बात जो यहाँ पे होती है नॉर्वे में, वो है फंड्स, यानी आपको एक सर्टेन अमाउंट शो करनी पड़ती है कि आप ये आपके पास इतनी अमाउंट है, और वो अमाउंट जो है काफी बड़ी अमाउंट है, मतलब कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ये बड़ी रुकावट बनती है। तो नॉर्वेजियन करेंसी में उसकी जो है वो बनती है तकरीबन क्या कहना चाहिए, 1,21,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स बनती है ये, और ये पाकिस्तानी करेंसी में 19 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। 19 लाख रुपए आपको शो करने पड़ेंगे एडमिशन से पहले, आपको प्रूफ शो करना होगा कि आपके पास इतनी अमाउंट है, और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपको ये अमाउंट जमा करानी पड़ेगी अकाउंट में। और लेकिन अच्छी बात यह है कि एज अपोज टू जर्मनी, मुझे जर्मनी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पे एक ब्लॉक अमाउंट में आपकी जो है पैसे जमा हो जाते हैं एक सर्टेन। तो यहाँ पे यह है कि जब आप नॉर्वे आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो पैसे आपके ही हैं। यानी अब आपने फॉर एग्जांपल किसी से उधार लिया था या कुछ था, तो वो आपको इशू नहीं होगा, आप उसको वापस कर सकेंगे पूरे के पूरे। लेकिन ये 19 लाख की अमाउंट एक साथ जमा करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, बट ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है, और आपको जो है ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आप जब एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको सीवी चाहिए होगी, जिसके अंदर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मेंशन होना चाहिए। फिर आपका जो है एचईसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, यानी जो आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होगा। बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सब कुछ चाहिए होंगी। बाकी ग्रेड डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी, वो ट्रांसक्रिप्ट में यूजुअली मेंशन होती है। और हाँ, एक चीज ये है कि कोर्स की डिस्क्रिप्शन, जो आपके रेलिवेंट कोर्सेज हैं, आपने फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे जो आपके रेलिवेंट कोर्सेज हैं आपकी बैचलर डिग्री में, उसकी जो आपका स्टडी प्लान होता है, या वो आपको जो अपने बैचलर्स में मिलता है कि वो जो सिलेबस वगैरह, वो चीज़ें भी आपको शेयर करनी पड़ेंगी। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ जगहों पे हो सकता है आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर प्रोफिशिएंसी लेटर हो तो वो काम कर जाए। और आपको सफिशिएंट जो फंडिंग है उसका डॉक्यूमेंट भी शो करना पड़ेगा। और एक मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा तकरीबन 450 वर्ड्स का, और उसमें आप लिखेंगे कि आप क्यों इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं और ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा। और बाकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। और एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे लिखा हुआ होता है, बट मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक इनका पोर्टल है एप्लीकेशन का, सोप नोट्स वेब के नाम से, उसके ऊपर ही सारी एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस तमाम यूनिवर्सिटीज का उसी के ऊपर ही डील होता है। और वहाँ पे आप जो है मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गिन में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे। और जो है
जो टाइम लाइन यानी पूरा प्रोसीजर को टाइम लगता है वो तकरीबन 9 से 10 महीने लग जाते हैं। यानी ये नवंबर में शुरू होगा प्रोसेस और अगले साल जो है आपको जुलाई अगस्त वगैरह टाइम लग जाएगा। और लेट्स से आपका एडमिशन हो गया, आपको अप्रूवल मिल गया, आपने सारी चीजें अपने फंड्स वगैरह शो कर दिए, तो फिर आपको करना ये होगा कि आपको वो जो आपने मनी शो की थी वो आपको यहाँ डिपॉजिट करवानी पड़ेगी अकाउंट के अंदर, और साथ ही साथ स्टूडेंट हाउसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप स्टूडेंट हाउसिंग के लिए अप्लाई कर देंगे और ये सारी चीजें मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर नॉर्वे के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बाकी जो यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि कितना खर्चा चाहिए होता है, कितना खर्चा होता है, और ये चीजें वगैरह जो हैं। एक सेकेंड, मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है, तो ये मास्टर्स के लिए थी चीजें। हाँ अब है, अच्छा ये जैन रफीक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो हाँ, मास्टर्स में यहाँ पे एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं मुझे नज़र आया कि कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह इस तरह से हो मास्टर्स में। ये हो सकता है कि आप आ जाएं यहाँ पे, कोई फॉर एग्जांपल छोटी मोटी स्कॉलरशिप हो आप उसके लिए अप्लाई कर दें जहाँ से आपको फंड हो जाए। और या फिर कोई मैरी क्यूरी का फॉर एग्जांपल अगर आप ये एरास्मस मंडस वगैरह की अगर आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप, तो कुछ इस तरह की चीज़ हो। लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस वैसे ही नहीं है तो इस वजह से स्कॉलरशिप मास्टर्स में तो आई थिंक मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अब पीएचडी की तरफ आते हैं। अब पीएचडी का सीन यहाँ पे यह है कि पीएचडी जैसा कि बाकी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में भी है, वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि पीएचडी यहाँ पे एक जॉब है। यानी यहाँ पे आपको पीएचडी एज अ स्टूडेंट नहीं डील किया जाएगा, तो आपको स्टूडेंट प्रिविलेजेस हासिल नहीं होंगे, आपकी बाकायदा एक जॉब होगी। और यानी आपको वो पूरा आपका ऑफिस वगैरह भी आपको सब कुछ दिया जाएगा, और यानी आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे होगे यूनिवर्सिटी के। तो एक ये एडवांटेज है। फिर सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि नॉर्वे में मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज हैं कहते हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। लेकिन ये भी जहन में रखने की जरूरत है कि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो मतलब जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। उसके अलावा टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें भी जहन में रखने की जरूरत है। बट उसके बावजूद बहुत अच्छी सैलरी है और काफी अच्छे से आपका गुजारा हो जाता है। तो मतलब मैं रियली इनकरेज करूंगा पाकिस्तानियों को कि वो जरूर पीएचडी के लिए तो जरूर अप्लाई करें नॉर्वे में, क्योंकि आपका कुछ जा नहीं रहा अप्लाई करने में, और अगर आपका इंशाल्लाह हो जाता है तो लाइक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और तरीकेकार पीएचडी का यहाँ पे क्या होता है वो ये है कि एक वेबसाइट है जिसको मैं मेंशन कर दूंगा आई थिंक डिस्क्रिप्शन में बाद में, या फिर अगर आप में से कोई लिख रहा है तो लिख ले कि जॉब नॉर्गे के नाम से एक वेबसाइट है। JOBBNORGE, JOBBNORGE.NO। इस वेबसाइट के थ्रू सारी एप्लीकेशंस डील होती हैं। तो क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये जॉब्स होती हैं तो बाकायदा जॉब की पोस्टिंग्स आती हैं, यानी कि भाई यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पोजीशन है, इस यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक की पोजीशन है, या कोई और जॉब्स भी हैं, तो वो इसी वेबसाइट के थ्रू ही आती हैं और इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो नो नीड टू कॉन्टेक्ट प्रोफेसर्स कि आप अलग से प्रोफेसर्स को कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि अगर तो होगी वैकेंसी तो वो पोस्ट कर देंगे इस ग्रुप के यानी इस पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज अगर वैकेंसी नहीं होगी तो मतलब टाइम वेस्ट करने का आई थिंक फायदा नहीं है। तो आपको प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की ऐसे जरूरत नहीं है, अनलेस किसी एक मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली आपको प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है अपनी ईमेल वगैरह से। ये पोर्टल ही इस्तेमाल होगा। और इस पोर्टल का फायदा ये है कि इस पे आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं, इस पे आप अपने जो भी मोटिवेशन लेटर्स और सारी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपलोड एक दफा कर दिया आपने, फिर इस पे मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए आप वो सेम चीजें यूज कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन टेक्स्ट भी एक सैंपल सा अपलोड कर दें और उसके अंदर आप सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो काफी आसान हो जाता है काम आपका, और जो यहाँ के एवेल्युएटर्स हैं उनके लिए भी काफी आसान हो जाता है कि उनको एक ही जगह मिल जाता है। बाकी आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं अपनी पोजीशन के बारे में, थोड़ा देर से मिलते हैं लेकिन मिलते रहते हैं कि भाई कुछ केसेस में तो आपको वो ये भी बताएंगे कि भाई अब आपका शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, आप ये लिस्ट है इतने स्टूडेंट्स की, इनमें से ये शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और फिर अब अगला स्टेप क्या होगा। और कुछ केस में ये होता है कि वो आपको फाइनल डिसीजन बता देते हैं कि इस पोजीशन के लिए हमने फलां बंदे को हायर कर लिया है तो सॉरी। तो इस तरीके से भी होता है। तो एक तो ये अच्छी बात है, आपको अपडेट मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी मिलता तो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये यानी पीएचडी का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ उस वेबसाइट पे जाना है
और वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होगी, यानी जो भी पोजीशन आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको खोलेंगे, रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ लिखा होगा कि हमें क्या क्या चाहिए। तो वो चीज़ें आपने होपफुली ऑलरेडी अपलोड कर दी होंगी उसके ऊपर, तो बस आपको सिर्फ अटैच का ऑप्शन करना होगा कि भाई वो चीज़ें यहाँ से ड्रैग कर लो और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपकी। तो यानी पीएचडी का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। तो जो नॉर्वे इन जनरल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। हाँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी जहन में रखनी पड़ेगी कि खास खास तौर पर जब आप पहली दफ़ा आते हो तो आपको जो है ना थोड़ा सा शौक लगता है कि यार इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, फिर रिहाइश वगैरह। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर तो आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हो या कोई और जॉब कर रहे हो तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फिर वो सैलरीज भी उसी हिसाब से होती हैं। तो ये आपको एक फायदा होगा। उसके अलावा अगर तो, आप मतलब पीएचडी के लिए नहीं, मास्टर्स के लिए आए हैं, तो ये है कि आपको हाउसिंग वगैरह में जो है डिस्काउंट मिलता है। वो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू आपको फिर ये हाउसिंग सस्ती मिल जाती है। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह का, उसमें भी आपको स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है। तो एक मतलब ये इंकरेजिंग चीज़ है। लेकिन जो एक मुश्किल काम होता है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनका गुजारा मेनली पार्ट टाइम जॉब्स पे ही होता है। तो वो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं मास्टर्स यहाँ से किया नहीं है तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं तो वही आपको बताऊंगा जो मैंने अपने कोलीग्स वगैरह से सुना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है पार्ट टाइम जॉब्स को करना। जी, हाँ जी, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलना मुश्किल इस लिहाज से कि अगर आपको नॉर्वेजियन आती है तब तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तब आपको आराम से मिल जाएंगी। लेकिन नॉर्वेजियन ना आती हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। तो ये एक थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो है, क्योंकि जर्मनी वगैरह में जो मेरे दोस्त हैं उनको इजीली वहां पे पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, फिर वो अपना इजीली एक्सपेंसेस वगैरह जो है उठा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे गुजारा करना चाहेंगे। लेकिन अगर तो आप पीएचडी पे हैं तो फिर आपकी होपफुली इतनी अच्छी सैलरी होगी कि आप से जो है सारे चीज़ों को कर सकते हैं। मैं खुद जो है फैमिली के साथ रह रहा हूँ, अपनी वाइफ और मेरा एक बेटा है उसके साथ रह रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा है। और एक्सपेंसेस पर मंथ कितने हैं वो मास्टर्स के लिए एटलीस्ट जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट की हुई है वो अमाउंट, वो बेसिकली साल के एक्सपेंसेस के हिसाब से ही कैलकुलेट की है उन्होंने कि रफली इतने आपके पास होने चाहिए पैसे साल के खर्चे के लिए। पर मंथ वो बनते हैं तकरीबन 10,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स। तो 10,000 के करीब अगर आपके पास होंगे एज अ मास्टर स्टूडेंट पर मंथ आप किसी तरह अरेंज कर सकते हैं। तो इंक्लूड किराया घर का और ये सब कुछ करके आपका आराम से गुजारा हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मास्टर्स वालों का इससे कम में भी हो जाएगा। और पीएचडी वालों का यह है कि थोड़ा सा मैटर डिफरेंट हो सकता है। अगर तो बंदा सिंगल है तो फिर तो बहुत सस्ते में रह सकता है और फिर तो उसकी सेविंग बहुत ज्यादा होगी। बट अगर वो फैमिली के साथ रह रहा है तो फिर खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्टिल आपकी सेविंग इंशाल्लाह इनफ हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग चीज़ है नॉर्वे के उसमें कि आपके पास अच्छे पैसे होते हैं, आप इवन सेव कर सकते हैं, पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। तो पीएचडी के लिए आई थिंक मतलब बहुत अच्छी कंट्री है, लाइक आई कैन नॉट इमेजिन। तो ये तो कुछ चीज़ें थी नॉर्वे के बारे में इन जनरल। अब थोड़ी सी जनरल टिप्स दे देता हूँ कि मैं खुद किस तरीके से समझो यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो वो ये है कि हिट एंड ट्राई वाला ही हिसाब है। इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड स्कॉलरशिप, तो इतना आसान नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलना। लेकिन यह है कि नामुमकिन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, यार नहीं मुझे तो नहीं मिल सकती ये पोजीशन। तो आप अप्लाई करें। आई यू डोंट नो कि जो है आपके प्रोफेसर को या जो आपकी सीवी एवेल्युएट कर रहा है उसको क्या चीज क्लिक कर जाए आपकी, और वो आपको बाकी सब पे प्रेफरेंस दे दे, आपके ग्रेड्स वगैरह को या एप्लीकेशंस को वो डिसरिगार्ड कर दे। तो इस वजह से आपको इस चीज पे कभी अपने ऊपर वो नहीं करना चाहिए। अप्लाई जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। और एक चीज ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स वगैरह देख रहे हैं तो आइल्स और जीआरई आप देने की कोशिश करें। मैंने अपने बैचलर्स खत्म करने के बाद ही जो है अपने पैसे वगैरह जमा करके खुद से ही आइल्स और जीआरई दे दिए थे दोनों, क्योंकि इससे आपका फायदा ही होगा। अच्छा, जब्बार खान पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी इन पोस्ट डॉक, तो भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं पोस्ट डॉक की। वही जो मैंने पोर्टल बताया है उस पोर्टल पे पोस्ट डॉक की पोजीशंस भी मिलेंगी, और वो किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जनरल। आप वहां पे अगर आई थिंक कीवर्ड में पोस्ट डॉक लिख देंगे तो होपफुली आपको पोस्ट डॉक की पोजीशंस भी नजर आ जाएंगी। बाकी ये
जो पीएचडी वगैरह की चीजें हैं, ये सिर्फ उस पे नहीं होती, आपको दूसरी वेबसाइट्स पे भी नजर आ जाएंगी पोजीशन, लेकिन वो आपको रीडायरेक्ट इसी वेबसाइट पे करेगा, तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे चले जाएं। अच्छा, नुमान अमान कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी। वैसे तो मैंने बता दिया है कि आप पीएचडी के लिए उस पोर्टल पे जाएंगे और उस पोर्टल पे जो आपकी जो भी पोजीशन आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसमें उसके लिए अप्लाई कर देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करते हुए वहीं पे एप्लीकेशन सब जाएगी और फिर आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। अच्छा, और भी किसी ने पूछा हुआ था कुछ, हाँ, स्टडीज के साथ अर्निंग फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे, तो ये भी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, अगर आपको नॉर्वेजियन नहीं आती। अगर आपको नॉर्वेजियन सीख जाते हैं जल्दी से, इतनी नॉर्वेजियन, तो फिर आपको मिल जाएगी, मतलब शॉप्स वगैरह पे या कोई ना कोई आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, फिर आपके लिए काफी आएगा। अच्छा, मोहम्मद अली जौहर पूछ रहे हैं पीएचडी फंडिंग। मुझे पीएचडी फंडिंग समझ नहीं आया, मतलब मैंने बताया कि पीएचडी यहाँ पे जॉब है, तो वो आपको जॉब की सैलरी मिलेगी और अच्छी सैलरी, और वो जो भी जॉब के बाकी बेनिफिट्स होते हैं आपको मिलेंगे। अच्छा, मिनिमम जीपीए तो बताएं। मिनिमम जीपीए भाई वेरी करता है असल में, मैंने थोड़ा सा इसको मतलब चेक करने की थी, वो ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यूरोप वाले जो है वो किसी डिफिस को मान रहे होते हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्जैक्ट कितना चाहिए होगी, कि मैं ढूंढ के बता सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट जीपीए का आइडिया नहीं है कितनी जीपीए होनी चाहिए। अच्छा, मैं आप लोग एक सेकंड के लिए अगर कुछ क्वेश्चन रोक सकते हैं तो मैं ये सारी चीजें आपके इंशाल्लाह, मैं थोड़ा सा अगर जनरल टिप्स के ऊपर आ जाऊँ। अच्छा, हाँ, तो एक चीज आपको मैं ये बता रहा था कि आइल्स और जीआरई आप दे दें, आप मतलब नॉर्मली कहीं पे भी अप्लाई कर रहे होंगे आपको हमेशा इसका फायदा ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको कि भाई मैंने आइल्स ऐसे ही दे दिया था जिसका कोई हुआ। अब मैंने पीएचडी जो अप्लाई किया, पीएचडी के लिए मेरी पोजीशन के लिए एटलीस्ट रिक्वायरमेंट नहीं थी IELTS, लेकिन मैंने दिया हुआ था इन जनरल, तो मुझे मतलब उसका एडवांटेज है कुछ, तो आई मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आप जीआरई और IELTS दोनों दे के रखें, तैयारी करें इनकी अच्छे से, और कोई मुश्किल नहीं है, थोड़े से पैसे होते हैं आई नो, बट अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंटली अपनी पेइंग करेंगे तो आप ये दे सकते हैं। बाकी जो पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक्स के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च सीवी। वो आई थिंक स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी बार बार इस चीज को कहा गया है कि आपकी जो सीवी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और मैं खुद भी सीवी वर्सेस मोटिवेशन लेटर में सीवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि सीवी वो पहली चीज जिसके जिसको पढ़ने के बाद आपका सुपरवाइजर जो भी वो पढ़ रहा है वो शायद मूव कर जाए मोटिवेशन लेटर पर, बहुत सारे केसेस में मोटिवेशन लेटर की उसको जरूरत पड़े भी ना, वो सीवी से ही सेटिस्फाई हो जाए आपकी। तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी में अब आपने क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीवी को आप उसके हिसाब से मॉडिफाई किया करें। आप जो पोजीशन है उसमें आप अपने उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करें कि मैंने ये काम किया हुआ है और ये इस तरीके से इससे रेलिवेंट है, अगर आप वो करेंगे ऑटोमेटिकली आपको फायदा होगा। बाकी मोटिवेशन लेटर भी इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन लेटर को भी आप मॉडिफाई किया करें जब भी आप डिफरेंट पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं, सेम मोटिवेशन लेटर नहीं इस्तेमाल करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई वो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है या कुछ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके अपने चांसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर आप एक ही टेम्पलेट यूज करेंगे तो वो बात आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है आप उस पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल हो और आपको वो काम आता हो, लेकिन आपने जो मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ है वो एक टेम्पलेट आपने उठा जो है आप हर जगह वही भेज रहे हो, उसमें आपने अपना वो की पॉइंट हाईलाइट नहीं किया जो कि आपको फॉर एग्जांपल हाईलाइट कर देगा। तो इस वजह से मोटिवेशन लेटर शुरू के पैराग्राफ तो एटलीस्ट सेम रह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो वो मेन पोजीशन वाली जहां पे आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं वहां पे प्लीज आप उसको चेंज कर लिया करें थोड़ा सा, कि आप किस तरीके से उस पोजीशन के लिए रेलिवेंट है। बाकी एक और चीज यह है कि कोई एक फिक्स तरीका नहीं है पीएचडी पोजीशन के लिए। मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, एक साल मेरा काफी डिप्रेसिंग भी गुजरा जब मैं पीएचडी था। कोई एक तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको बाकी जगहों के जगहों पे प्रोफेसर्स को भी कांटेक्ट करना पड़ता है और डिफरेंट तरीके होते हैं, तो कोई फिक्स तरीका नहीं है। कुछ चीजों में मैंने मोटिवेशन लेटर्स वो सैंपल वाले भी फॉलो किए हैं, कहीं पे उसके थ्रू जवाब आता है, कहीं पे मैंने वो थोड़ा सा जो है आपके जिसे कहते हैं कि फैंसी करके चीजें लिखी हैं तो रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये चीजें वेरी करती हैं, आपको खुद एक्सपीरियंस से पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या चीज जो है वो ज्यादा आपको हेल्प दे रही है। तो बस आप अप्लाई ज्यादा से ज्यादा करें,
इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर जगह अप्लाई कर दें। मतलब अगर टोटली इररेलेवेंट है, जिस तरह मैंने मास्टर्स में भी बताया, वहां तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर टोटली आप अपने आप को इररेलेवेंट समझते हैं पोजीशन से, तो उसमें अप्लाई ना करें। जो है फॉर एग्जांपल मैथ या फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं और आप बायोलॉजी की किसी मतलब प्योर बायोलॉजी की पीएचडी में अप्लाई कर देते हैं, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब पोजीशन तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि आप जो है ना जेन्युइन बनने का भी हक मार सकते हैं। तो उस चीज पे जरूर ध्यान दें। और एक और चीज जो ये है कि आप सिर्फ स्कॉलरशिप नेटवर्क पर, कि स्कॉलरशिप नेटवर्क पे कोई पोजीशन पोस्ट होगी, मैं अप्लाई करूंगा और दैट्स इट। तो आपको खुद भी ढूंढनी पड़ेगी। और बहुत मतलब मैंने सिर्फ गूगल से ही ढूंढी है। गूगल पे सिर्फ पहले पेज पे ना जाना, सर्च में दूसरे तीसरे 10वें पेज पे भी जाया करें, तो मुझे वहां पे भी ऐसी पोजीशन नजर आ जाती है। तो आप गूगल पे भी फाइंड ढूंढें। उसके अलावा आप जो है वेबसाइट्स हैं जो कि वकार बेग भाई ने काफी दफा शेयर की हैं, यूरा एक्स के नाम से है, jobs.ac.uk है। तो यानी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप हर जगह सर्च करें। सिर्फ स्कॉलरशिप नेटवर्क पर रिलाई नहीं करें कि कोई वैकेंसी यहाँ पोस्ट होगी तो मैं अप्लाई करूंगा, और अगर यहाँ नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा। और अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि आप अपने आप को किसी टॉपिक पे लिमिट ना कर दें कि मुझे इसी फील्ड में इसी टॉपिक पे पीएचडी चाहिए और मैं इससे नहीं हिलूंगा। तो ये आपके साथ थोड़ा सा होगा। लाइक मैं अपने आप को जो है, मेरी फील्ड थोड़ी सी मशीन लर्निंग और इस तरफ है, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इस तरफ फोकस किया हुआ था इनिशियली, कि मैं पीएचडी जो अप्लाई कर रहा था वो यही सिर्फ मशीन लर्निंग पीएचडी, तो प्योर मशीन लर्निंग और जो डीप लर्निंग वगैरह की फील्ड थी मैं सिर्फ उनमें अप्लाई कर रहा था। तो जहां पे मुझे नहीं कोई सक्सेस हो रही थी, क्योंकि एक तो वहां पे कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि मुझे थोड़ा सा ब्रॉड करनी चाहिए अपनी चीजें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो दूसरी फील्ड्स में भी अप्लाई हो सकती हैं। तो फिर मैंने जो किया, और फिर उसी का मुझे फायदा हुआ कि आज मुझे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी मिला है, जिसमें मैं काम वही करूंगा, मेरी फील्ड वही है जो मैं पहले काम कर रहा था, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो एक डिफरेंट फील्ड में है। तो आप अपने आप को जो है फोकस ना कर लें, आप ढूंढें क्या मेरी ये जो मेरा ये काम है या मेरी ये एक्सपर्टीज इस फील्ड में भी लग सकती है, तो मैं उस फील्ड के पीएचडी में भी अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन फिर उस चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप रेलिवेंट हैं, किस तरीके से आप जो है उस काम के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो ये हो गई चीजें। उसके अलावा हाँ, बहुत ज्यादा पिकी नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए अप्लाई करते हुए। मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो अप्लाई करने से पहले इन चक्करों में लगे होते हैं कि यार वहां पे खर्चा कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, वहां पे ये मौसम कैसा होता है। ये चीजें स्टार्ट में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई तो करें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको नहीं पसंद आता, आपको पैसे कम लग रहे हैं, आप बहुत पोलाइटली उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करें। अप्लाई करने से आपको जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटरव्यूज देंगे आप, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये चीज को ना हाथ से जाने दें। इनिशियली आप जो है इन चीजों के बारे में ना पढ़ें कि यार नहीं वो कंट्री तो छोटा सा है, या वो कंट्री में मैं क्या करूंगा, वहां तो कोई मैं पीआर का भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा इन चक्करों में ना पड़े, अप्लाई करें। एंड देन अगर आपको नहीं समझ में आती एक चीज, तो आप उस टाइम पे जो है पोलाइटली रिफ्यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आपको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों के बारे में परेशान होने की। और रिजल्ट का कभी मतलब बहुत सारे लोग ये होता है कि इवन मैं खुद भी ऐसा ही था कि जब अप्लाई कर रहा था तो मुझे बेचैनी शुरू हो जाती थी कि यार अब रिस्पॉन्स कब आएगा। तो फिर मैंने ये सीखा कि उसका फायदा कोई नहीं है इंतजार करने का। आप एप्लीकेशन सबमिट कराएं और भूल जाएं कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी अब अल्लाह के भरोसे पे अब मुझे आना होगा, रिस्पॉन्स तो आ जाएगा। तो बस आप भूल जाएं, बस आप उसको एक और एप्लीकेशन के तौर पर कंसिडर करें। क्योंकि जो मैंने एप्लीकेशन जिस जगह पे मैं आज मौजूद हूँ इस पोजीशन पे, इसका मुझे जवाब आने में कोई 3-4 महीने लगे थे। मतलब मैं भूल भी चुका था कि मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो इस तरीके से भी होता है। तो आप लोग जो है अप्लाई करें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा अपना जो है अपने आप को ऑब्सेस ना कर लें उस चीज से कि यार उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स कब आएगा, और आप प्रोफेसर्स को मेल करने लग जाएं कि जी मैंने अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ। तो इन चक्करों में ना पड़े। बस आपका काम अप्लाई करना है, और जो है बस अल्लाह पे भरोसा रखें। तो इस चीज पे यकीन रखें कि जो आपके लिए बेहतर होगा वही होगा। तो अगर आपके लिए बेहतर नहीं है तो इंशाल्लाह तो वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी, और जो बेस्ट होगा आपके लिए अल्लाह वही करेगा आपके लिए। तो लक फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नहीं मैटर करता कि आपकी 10 पब्लिकेशंस हैं,
लेकिन हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पे पीएचडी ढूँढने में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो। बस आपकी लक नहीं क्लिक कर रही, इंशाल्लाह चाहो जो आपके लिए बेस्ट होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे केसेज़ में आप अपने आप को बहुत मीडियोकर समझ रहे होते हो, बट आपकी लक चल जाती है और आप जो है वो आपको मिल जाती है अच्छी ऑप्शन। तो बस कीप ट्राइंग। और ये है कि जो सीनियर्स की टिप्स होती हैं, जो खासतौर पे इस ग्रुप पे, एटलीस्ट उनको पढ़ा ज़रूर करें। मतलब मैं देखता हूँ अदर के बहुत लंबी-लंबी पोस्ट होती है, आपको एक चीज़ चाहिए मतलब मुफ्त में, तो फिर ज़ाहिर है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ी-सी मेहनत करने की आदत भी डालें। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। उससे मुराद ये है कि अगर आपने बैचलर्स कर लिया और आप मास्टर्स ढूँढ रहे हैं, तो उस दौरान आप सिर्फ़ मास्टर्स ही ना ढूँढते रहें, स्कॉलरशिप्स आप पाकिस्तान में या तो मास्टर्स स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो स्किल सेट है ना वो बढ़ जाए। अपनी एग्जांपल मेरी यही है कि मैंने बैचलर्स जब कीट से खत्म किया था, तो मैंने कीट में ही मास्टर्स में एनरोल कर लिया था अपने आप को। और फिर उसी मास्टर्स की बेस पे, यानी मैंने 1 साल समझो 2 सेमेस्टर गुजार लिए थे। लेकिन उन 2 सेमेस्टर में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी थी जिसकी वजह से मेरी सीवी इंप्रूव हो गई और उसकी बेस पे मुझे कोरिया में फिर स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। आई थिंक अब मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, इस्माइल साहब पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन इन गेटिंग मास्टर स्कॉलरशिप? तो डेफिनेटली अगर आपकी है पब्लिकेशन, तो जाहिर है वो आपकी उस चीज़ को हाईलाइट करेगी। बट पब्लिकेशन अगर उस चीज़ से रिलेवेंट है, अगर टोटली इररेलेवेंट है, तो वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी वो आपको कोई ना नुकसान देगी ना फायदा देगी। लेकिन अगर तो आपकी उस मास्टर रिलेवेंट है, तो जरूर वो तो आपको देगी। बट उस भूले मत इसको अपने सीवी वगैरह में भी मेंशन करें और अपने मोटिवेशन लेटर में कि इसमें मैंने ये काम किया था। अच्छा, पोर्टल लिंक काइंडली सेंड कर दें। आई थिंक ऊपर काशिफ इनायत भाई ने वो शेयर कर दिया है, बट मैं दोबारा भी कर दूंगा। अच्छा, इज आइल्स मैंडेटरी फॉर पीएचडी? मैंने बताया था मेरे केस में नहीं था, मेरे केस में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मेरे पास था, तो मैंने एप्लीकेशन के साथ वैसे ही सबमिट करा दिया था। क्योंकि यू नेवर नो कि भाई अगर उनको चाहिए होता, और किस अगर मैंने आइल्स दिया हुआ है तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं। आइल्स नहीं दिया हुआ तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो आइल्स दे दें, उससे डरे नहीं। और हाउ कैन अप्लाई फॉर एमएस वाइल थ्रू आई डोंट हैव आइल्स येट ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन? भाई ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मोहम्मद बिलाल पूछ रहे हैं ये, तो इसका तो मुझे नहीं पता। होपफुली वैसे कोविड-19 की वजह से यहाँ पे चीज़ें ऐसा ऐसा नॉर्मल होना शुरू हो रही हैं, तो अब पाकिस्तान का अल्लाह करे कि ये चीज़ें वहाँ भी बेहतर हो जाएं। तो अच्छा, मास्टर स्कॉलरशिप माहिवाल पीरजादा, मास्टर स्कॉलरशिप जैसा मैंने कहा कि क्योंकि कोई ट्यूशन फीस नहीं है, तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी कोई कि बकायदा स्कॉलरशिप हो। एरास्मस मंडस वगैरह की है स्कॉलरशिप, तो उनका आप जो है फॉर एग्जांपल वो एक सेमेस्टर के लिए आप यूनिवर्सिटी नॉर्वे की यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट बिजनेस प्रोफेशनल? नहीं समझ में ये सवाल ये वाला। इज आइल्स कंपलसरी? कंपलसरी नहीं है बहुत सारे केसेस में, लेकिन बहुत सारे केसेस में है भी सही। शेख मोहम्मद दानियाल, नेशनैलिटी मिलती है? अगेन आई वुड से कि इस चीज को आप अपना बेसिस ना बनाए कि नेशनैलिटी मिलती है नहीं। आपका इस टाइम पे आप अपना करियर बना रहे हैं, तो नेशनैलिटी के बेस पे जो है आप वो ना करें। मिलती है या नहीं मिलती, खैर नॉर्वे पीआर मिल जाती है फिलहाल तो। नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन पीआर मिल जाती है 3 साल अगर आपने यहाँ पे जॉब की हो तो। और पीएचडी क्योंकि जॉब ही होती है, 3 साल का भी पीएचडी प्रोग्राम होता है और 4 साल का भी होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पीआर आपको मिल सकता है। अच्छा, प्लीज मेंशन पोर्टल नेम जॉब नॉर्गे। आप गूगल पे भी लिखेंगे जॉब डबल और नॉर्गे NORGE, तो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, आइल्स कंपलसरी का मैंने रिप्लाई कर दिया है। प्रोसीजर फॉर मास्टर मैंने बता दिया है थोड़ी देर पहले। आई होप इंडियन पढ़ना आप जो है पीछे करके सुन सकते हैं जब ये हो जाए। प्रोसीजर फॉर पीएचडी मैंने बताया कि जॉब नॉर्गे पे पोजीशंस अपलोड होती हैं, मतलब पोस्ट होती हैं। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी हमारे ग्रुप की तरफ से अगर एक कोई पोजीशन होगी, तो वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर को भी कांटेक्ट लाजमी है? नहीं, नहीं लाजमी को कांटेक्ट, अनलेस कोई इस तरह की चीज मेंशन हो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो कोई जरूरी नहीं है। आप बस वहाँ पे पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करवा के दुआ करें। अच्छा, आइल्स की रिक्वायरमेंट बता दें। जनरल आइल्स मैंने बताया, हाँ जनरल विल बी कंसिडर। आई डोंट थिंक जनरल कंसिडर होगा,
क्योंकि जनरल जो है वो जॉब्स वगैरह के लिए होता है, तो एकेडमिक ही चाहिए होगा मास्टर्स के लिए। तो आई थिंक मास्टर्स ही और मिनिमम मैंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में 6.5 बैंड चाहिए उनको ओवरऑल। अच्छा, मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनी स्कॉलरशिप? भाई मास्टर्स की स्कॉलरशिप बहुत कम है नॉर्वे में। अब मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता होंगी या मुझे पता चलेंगी तो मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में बाद में। बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई स्पेसिफिक यूनी? ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक वैसे तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, लेकिन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इस टाइम पे मैं इस लिहाज से क्योंकि सोचा हुआ नहीं है तो मुझे नहीं पता। स्टडी गैप तो इशू नहीं होता फॉर मास्टर प्रोग्राम। मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं मास्टर्स नहीं नॉर्वे से नहीं किया मैंने, तो मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा। अगर तो आप उस गैप को जस्टिफाई कर देते हो तो आई थिंक इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अदरवाइज आई डोंट नो। कोई सुपरवाइजर रिस्पॉन्स नहीं करता, तो सुपरवाइजर को आपको नॉर्वे के लिए रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जॉब है तो जॉब की पोजीशन आएगी। जब जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो वो एचआर डिपार्टमेंट पहले डील करेगा उस पोजीशन से। एचआर डिपार्टमेंट फिर वो फॉरवर्ड करेगा सुपरवाइजर को। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सुपरवाइजर को पहली सीवी नजर आई, उसको वही बंदा अच्छा लगा, उसने बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो बस आप वेट करें। मतलब मेरा आप सेंट आइटम्स देखेंगे अगर पिछले साल का तो आप घबरा जाएंगे। मतलब मैंने भी बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया था और नहीं रिस्पॉन्स आता था, और आता था तो जो है रिजेक्शन होती थी। तो इससे घबराए नहीं, बस आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, I did a seminar, they told me that Norwegian is necessary, so clarify about it brother वैसे। नॉर्वेजियन मास्टर्स प्रोग्राम जो इंग्लिश में ऑफर हो रहा है, कुछ मास्टर्स प्रोग्राम नॉर्वेजियन में ऑफर होंगे, तो उनके लिए आपको फिर नॉर्वेजियन आपको मस्ट होगी। लेकिन अगर आप जो है इंग्लिश वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफर होते हैं, तो उसमें आप जो है नॉर्वेजियन के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग इज माई रिसर्च एरिया, मुस्लिम खान कह रहे हैं। तो मशीन लर्निंग पे भी काफ़ी काम हो रहा है नॉर्वे में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप मशीन लर्निंग के नाम से ही सर्च करेंगे अगर उस जॉब नॉर्वे पे, तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी पोजीशन नज़र आ जाएंगी। तो अप्लाई कीजिए। अच्छा, कोई सवाल मैंने इस तो नहीं कर दिया? जिन लोगों ने काफ़ी पहले सवाल पूछे वो दोबारा पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर चले गए और मैं देख नहीं सकता। इज रिजल्ट स्टूडेंट? मुझे नहीं आइडिया मैं कि रिजल्ट वेटिंग से अगर आप मास्टर्स के लिए कह रहे हैं तो मैं गलत आंसर नहीं दे रहा, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। बाकी यह है कि पीएचडी के लिए तो होपफुली हो जाता है कि अगर आपका पीएचडी पे आप वेट कर रहे हैं तो तब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कैन वी अप्लाई फॉर 6 मंथ रिसर्च वर्क इन प्रोजेक्ट? हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है। ये आप तो सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से होता है, ये मेरे अभी रिसेंटली एक जानने वाले ने किया भी था, लेकिन फिर वो यूनिवर्सिटीज का आपस में कांटेक्ट होता है, यानी जो पाकिस्तान का आपका सुपरवाइजर है और नॉर्वे का सुपरवाइजर है, वो आपस में कांटेक्ट हो और इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए तो ये बन सकता है। हुसैन अहमद, आई होप आपको आंसर मिल गया हो। डिस्क्राइब योर ओन एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड देयर डेडलाइंस। भाई मैंने पीएचडी के लिए क्योंकि अप्लाई किया था, तो पीएचडी के लिए कोई डेडलाइंस होती है यहाँ पे? जॉब है तो वो किसी भी टाइम पे जब वैकेंसी खोलेगी आ जाएगी, तो उसकी कोई डेडलाइन और इस तरह की चीज तो नहीं होती। तो मैंने वही जॉब नॉर्गे के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन में अप्लाई किया हुआ था, तो उस मैंने वहां पे अप्लाई था। एडवर्टीजमेंट जॉब का होगा, उसमें लिखा होगा कि हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, हमें मोटिवेशन लेटर चाहिए, हमें आपका एक्सपीरियंस जो है वो आप शो करें, अगर कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो चाहिए। तो वो जो है मैंने मतलब सबमिट करवा दी थी जो भी थी उनके मुताबिक, और बस इंतजार किया था। तो मुझे तकरीबन 3-4 महीने के बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी, और इंटरव्यू के बाद फिर मतलब सिलेक्शन हो गई थी। तो ये चीज़ है। हाउ टू फॉर वैकेंसीज आ रहे हैं माहिन तोफैल। तो वैकेंसीज मैंने बताया जॉब नॉर्गे। जिन लोग ने लेट ज्वाइन किया है वो इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, तो मैं ये चीज़ें डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आई वॉन्ट टू गो फॉर मास्टर विद 8 ईयर एक्सपीरियंस। ये इंटरेस्टिंग है। मैं ये है कि इस बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। आप ऐसा कर इनबॉक्स कर दें तो मैं फिर किसी से पता करके बता सकता हूँ ये कि अगर मुझे हो जाता है तो कि अगर इतना गैप है तो आप कर सकते हैं या नहीं।
अच्छा, मंसूर मेहमानी, आई हैव डन एफएससी हियर एंड नाउ आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडी आउट ऑफ कंट्री। भाई एफएससी मैंने बताया कि बैचलर्स में तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि नॉर्वेजियन आना लाजमी है। तो या तो आप नॉर्वेजियन सीख जाएं और फिर किस तरीके से नॉर्वेजियन प्रोफिशिएंसी शो कर दें तो फिर शायद कोई चांस बन जाए। विच कंट्री इज बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग? बैचलर्स वैसे पाकिस्तान से भी बुरा नहीं है अगर आप कर लें तो। एक तो आपके पैसे बच जाएंगे, और अगर आप एफएससी में आपके अच्छे नंबर हैं तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एफएससी करें। हाउ मच बैंड्स रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी? यार वकार रफीक, पीएचडी की मैंने बताया कि मेंशन होती है, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उसके अंदर मेंशन होगी, बट जनरली स्पीकिंग पीएचडी के लिए मिनिमम 6.5 भी होता है काफी सारी जगहों पे, मेजोरिटी जगहों पे 6.5 होता है, बट कम से कम 6 बैंड होना चाहिए आपका हर मॉड्यूल में। हाउ टू रिसर्च रीच आउट प्रोफेसर? प्रोफेसर को रीच आउट करने की जरूरत कोई नहीं है, तो देर इज नो नीड टू रीच आउट प्रोफेसर अनलेस आप किसी स्पेसिफिक उसके लिए चाह रहे हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके प्रोफेसर ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ईमेल दैम ईमेल, अच्छा ठीक है, वो किसी ने आंसर दिया हुआ है। हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड? अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, ये है 1,21,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स। 1,21,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स। काशिफ इनायत का मुझे मैसेज आएगा, सेकंड। ओके, ठीक है, मैं भी सही है, ठीक है। काशिफ इनायत ने पोस्ट कर दिया है पोर्टल, तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी चैट एंड हो जाएगी तब भी देख सकते हैं। हाँ जी, मैं बता रहा था फंड्स का, तो आपको चाहिए कितने? हाँ, 1,21,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स। ये पाकिस्तानी 19 लाख बनते हैं तकरीबन आज के मतलब एक्सचेंज रेट के मुताबिक, तो ये आपको दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, आप मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम का बताइए। मैंने अभी अप्लाई किया है। भाई आई एम सो सॉरी, नहीं इस बारे में कोई आइडिया, तो मेरा जफर मैं आपको नहीं कर पाऊंगा। बाकी बैंक स्टेटमेंट मैंने बता दिया। इज देयर एनी डिग्री गैप बिटवीन एमएस बीएससी एंड एमएस? इस बारे में भी मुझे सॉरी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर ही नॉर्वे आया हूँ और मुझे पीएचडी के हवाले से ही ज्यादा आइडिया है, तो ये टेक्निकल चीजें थोड़ी सी मुश्किल। अकाउंटेंट एंड बिजनेस रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? वकार रफीक, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्पेशली मतलब इन्हीं को डील करती हैं। मेरे जहन से यूनिवर्सिटी का नाम निकल गया है इस टाइम पे, बर्गिन में ही है, बट है वो एक यूनिवर्सिटी, मेरे जहन से टोटली निकल गया है अभी। मतलब इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको मिल जाएंगी इनकी भी पोजीशंस, बट इस तरह की पोजीशन के लिए शायद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाना पड़े। कैन आई अप्लाई डायरेक्टली टू पीएचडी एज थ्री पेपर्स इन माय बैचलर्स? नॉट, नहीं, मेरा ख्याल से, क्योंकि ज्यादातर रिक्वायरमेंट होगी कि आपको चाहिए होगा मास्टर्स, तो मुश्किल हो जाएगी मेरा ख्याल से। तो एम फिल फिजिक्स स्कॉलरशिप, नो आइडिया। अच्छा, एनी स्कॉलरशिप एग्रीकल्चर साइंस शब्बन नकवी? पीएचडी होता ही एक तरह की स्कॉलरशिप है, मैंने बताया आपको सैलरी मिलेगी, तो आप उस पोर्टल पर जाके सर्च कीजिए एग्रीकल्चर साइंस, अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आपको जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहसिन कदीर कह रहे हैं डिस्क्राइब, भाई उसमें डिस्क्राइब करने का क्या है, वो इंग्लिश में है आई थिंक वेबसाइट, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। महबूबुल हक कह रहे हैं पीएचडी, तो कोई डेडलाइन नहीं होती, हर वो पोजीशन वाइज होगा, जो क्योंकि जिस पोजीशन की जो भी डेडलाइन होगी वो हर एक की अलग होगी। आज कोई वैकेंसी अनाउंस हो गई, हो सकता है एक हफ्ते बाद कोई वैकेंसी अनाउंस हो जाए, तो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। सर मेरा इंटरव्यू एमएस इन एआई, काइंडली गिव मी सम टिप्स रिगार्डिंग, आई थिंक वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अच्छा, डू वी नीड अ ब्लॉक्ड अकाउंट इवन इफ यू गेट स्कॉलरशिप? अगर हाँ स्कॉलरशिप आपके पास है जिसमें आप ये प्रूव कर सकते हो जो मैंने अमाउंट बताई है, ये अमाउंट अगर वो स्कॉलरशिप कवर कर रही है, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। अगर आप शो कर देते हो कि मेरे पास इतनी स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी कहीं से, और तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आई थिंक एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो स्कॉलरशिप वाला जो होगा वो चल जाएगा। पीएचडी स्कॉलरशिप क्लिनिकल, तो आई थिंक ये मैं अब क्वेश्चंस को बता दूं कि आप उस पोर्टल पे जाएं और जो भी आपकी फील्ड है उसके कीवर्ड्स को सर्च करें तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ सर, प्लीज सजेस्ट शुड कॉन्टेक्ट विद एनी एजेंट फॉर एडमिन? यार मैं तो एजेंट्स के हक में कभी भी नहीं हूँ, सो आई वुड नो, आप थोड़ी सी मेहनत खुद करें, खुद आप वो करें। एजेंट्स को ऐसे ही पैसा ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उन पैसों से जो है ना आइट्स वगैरह कर अपनी प्रोफाइल बेहतर कर लें।
तो आई वोंट रिकमेंड एजेंट्स। अच्छा, द क्लॉक एट द बैक सीम्स 3 मिनट्स अहेड। अबे भाई, बैंक से स्कोप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, भाई स्कोप वगैरह का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर तो आपने अपनी वगैरह बेहतर करनी है और आप स्टडी से रिलेटेड तो आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है इस लिहाज से। भाई एमएस के लिए 75% या 3 से ज़्यादा जीपीए हो तो इससे ज़्यादा ये होती है। 3 इज आई थिंक गुड इनफ। 3 मतलब बुरी नहीं है आपकी जीपीए। जर्मनी अच्छा है या नॉर्वे? अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा जर्मनी की तरफ है, क्योंकि वहां पे मुझे बताया कि आपको जॉब मिल जाती है, पार्ट टाइम जॉब जो है वो आपको आराम से मिल जाती है। और जो मेरे यहाँ पे दोस्त वगैरह हैं उनसे भी मैंने यही सुना है। लेकिन अगर आप नॉर्वे आना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को जो मैंने बताया एक्सपेंसेस, तो फिर नॉर्वे इज़ वेरी गुड, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको बाद में पीएचडी वगैरह मिल सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में भी कोई पोजीशन ज़रूर अगर आ जाए, अगर अभी तक नहीं आई तो आप पोजीशन वहाँ पे देख सकते हैं। माइक इस कोर्स फ्रॉम एसोसिएटी। अच्छा, ताहा शाहजेब, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि उनका एमएस जो है वो कोर्स बेस्ड है और वो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एक चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जिससे किया हुआ होगा वो जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कर क्या कि आप अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाएं किसी तरह से। आप या तो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं, या किसी तरह के मतलब आप शो करें कि आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो वो वाला काम आपको आता है और किस तरीके से आप उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हो। हाँ, तो एम लिटरेचर, नो आइडिया भाई। अच्छा, एम फिल बोटेनी, मुझे एम फिल का सॉरी कोई आइडिया नहीं है। एमएस इन फिजिक्स स्कॉलरशिप एडमिशन, नीड टू नो डिटेल। भाई स्कॉलरशिप मुश्किल है, मैं वो बार बार कह रहा हूँ, मास्टर्स में स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल है। व्हाट इज द प्रोसेस? आई एम एन एमबीए, कैन आई अप्लाई फॉर पीएचडी? मुश्किल है, बट यह है कि आप देख सकते हो जो भी एडवर्टाइजमेंट आए, जो पोजीशन आए, आप उसके ऊपर जो है देख सकते हैं। एनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप लिंक, मैंने वो बता दिया आपको पोर्टल, उस पोर्टल पे वो सारी स्कॉलरशिप्स ही हैं। वेटनरी साइंसेस पीएचडी, भाई बहुत ज़्यादा मेरे अपने जो हैं बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जो कि जिन्होंने पहले पीएचडी सिमिलर फील्ड में किया है और फिर अब यहीं पे पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं। तो ज़रूर आप जो है ढूंढें, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज टू फॉलो फॉर पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यार लेट मी सर्च यूनिवर्सिटीज। मेरे जहन से नाम निकल गया बिल्कुल इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज। अगर मैं हाँ जी, एनएचएच के नाम से एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये बर्गिन में, मैं अब अपने शहर का बताऊंगा जिसमें मैं रह रहा हूँ, एनएचएच के नाम से है, जो कि है नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वाले हैं मेरे दोस्त, वो इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं। एक जो है मेरे दोस्त वो यहाँ से पीएचडी भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया आपने। क्या हम पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी या बायोसाइंसेस के लिए जा सकते हैं जबकि हमने साथ फैमिली को भी सपोर्ट करना है, या उनको साथ लेकर? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप जो है अगर आपने पीएचडी का ऑप्शन मिलता है फैमिली, यहाँ पे सारे पीएचडी तकरीबन फैमिलीज के साथ ही रह रहे हैं। मैं खुद फैमिली के साथ रह रहा हूँ, वसीम तारिक। तो आप कर सकते हैं सपोर्ट, और इंशाल्लाह आप पैसे के अगर आपको पाकिस्तान भी भेजने होंगे तो आप भेज सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई फॉर श्योर। लो जीपीए फॉर मास्टर्स, लेस देन 3, नो आइडिया। प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन में अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो आप नहीं कर सकते। फिर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर, और नो नो आइडिया, नो आइडिया। थोड़ा सा गूगल कर लें, मेरा ख्याल से आप लोग अगर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़े, आप वैसे ही गूगल एग्रीकल्चर और सॉइल साइंसेज इन नॉर्वे, तो आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। कुछ ना कुछ होगा जरूर, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो इस फील्ड में स्पेशलाइज करती हो शायद। पीएचडी के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता महबूबुल हक, क्योंकि पीएचडी मैंने बताया आपकी जॉब है, तो आपको कोई 1 रुपया भी नहीं शो करना होता पीएचडी के लिए।
अच्छा, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज टू फॉलो फॉर एमएस। मैं बता दिए अभी, एक बता दिया मैंने, अ, कि एनएचएच है, नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी आप गूगल कर सकते हैं। ज़ारा हक, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है, वो आपको ऊपर मिल जाए कहीं। अच्छा, रिसर्च स्टेटमेंट एंड कवर लेटर हेल्प, फर्रुख अरसलान। आप थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेसिफिक कर सकते हैं कि क्या किस टाइप की हेल्प कहना चाह रहे हैं? पीएचडी इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी पीएचडी की पोजीशंस आती रहती हैं, मैंने खुद रिसेंटली देखी हैं। तो आप जो है ये जॉब नॉर्गे पे जाएं और वहाँ पे लिखें पीएचडी इन मैथमेटिक्स या सिर्फ मैथमेटिक्स, तो इंशाल्लाह आपको कुछ मिल जाएगा। पेपर रिक्वायरमेंट, पीएचडी इन टेलीकॉम, पेपर रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एडवांटेज जरूर होता है। सीजीपीए ये है कि वो वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, तो जितनी अच्छी हो। अच्छा, सेमेस्टर एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी, आतिफ, मुझे नहीं इस बारे में कोई आइडिया। इफ जीपीए इज लेस देन 2.5, सॉरी मुझे नहीं पता। मैं हाँ भी नहीं कहूंगा, नहीं भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। भाई, ज़ाहरा उल हक को कोई पोर्टल का नाम दोबारा बता दे, मुझे नहीं पता कि यहाँ से मैं कैसे कमेंट करूँ वाइल चैटिंग। जॉब नॉर्गे है, जॉब नॉर्गे, JOBBNORGE। फूड एंड न्यूट्रिशन, बहुत सारी यहाँ पे, मतलब बहुत वर्सटाइल फील्ड्स हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, वो भी हैं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएंगी। मरीन साइंसेज स्पेशली यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, तो आप कोई इस तरह की चीज़ों में हो, फार्मेसी वगैरह में भी ज़रूर अप्लाई करें आप, प्राचित मिनास। हाउ टू गेट प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस, आपको नहीं चाहिए भाई एक्सेप्टेंस किसी भी किस्म की यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक एनफ है। मैं काशिफ भाई से पूछूं कि तो आई होप कि मैं आपको चीज़ें समझा सका हूँगा। एमएससी इन इंजीनियरिंग आर ओपन फॉर फॉल 2020 एट द मोमेंट। अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा मुझे, मौजम भाई, क्योंकि मैंने नहीं इसके बारे में वो किया। क्रिमिनल लॉ पीएचडी, यार लॉ डिपार्टमेंट तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी है, बट आई डोंट नो कि वो क्रिमिनल लॉ में पीएचडी ऑफर करता है या नहीं करता। पीएचडी तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई कर रहे होंगे, तो अगेन आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा उस पोर्टल पे जाएं, थोड़ी सी करें और उस पोर्टल पे अपनी फील्ड को आप सर्च करें, और जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल? यार बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर रियली नाइस। और पीएचडी में भी आपको प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा करता, तो मतलब लाइफ इज गुड हियर। भाई जैसा बताया कि फैमिली के साथ लेके जा सकते हैं, तो इसके लिए पहले अपनी स्कॉलरशिप और एडमिशन पे फोकस करना चाहिए, और जब सारा काम हो जाए उसके बाद फैमिली स्पॉन्सर का प्रोसेस आना चाहिए। आई थिंक इस पे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पीएचडी के लिए अप्लाई करें। जब पीएचडी एडमिशन हो जाएगा तब आप डिसाइड कर लें कि आप फैमिली को बाद में लेके जाना चाहते हैं, अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मेरी फैमिली ने मुझे तकरीबन 6-7 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो इट्स अप टू यू, बट पहले आप एडमिशन सिक्योर कीजिए, मतलब जो आपकी पोजीशन सिक्योर करें। सो यू नीड टू वरी अबाउट दैट, आई थिंक। ओके, तो ठीक है, नाउ समराइजिंग द थिंग्स जो मैंने कही हैं, कि हमने आज पीएचडी और मास्टर्स के बारे में बात की नॉर्वे में। तो नॉर्वे मैंने बताया जैसा कि काफ़ी अच्छी जगह है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, मतलब इसको इग्नोर भी किया होता है लोगों ने। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप खासतौर पे पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं, और बहुत अच्छा इनका जो है वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ना यहाँ पे मतलब काफ़ी फायदे होते हैं उस लिहाज से। तो पीएचडी के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और मास्टर्स का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, कि मास्टर्स किस तरीके से होगा। उसके लिए जो सबसे बड़ी हर्डल है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट ही है, एटलीस्ट मेरी नज़र में। अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा होता, तकरीबन 19 लाख पाकिस्तानी आपको शो करने पड़ेंगे, तो पास हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एंड मैसेज में यही दूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, और क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने एक एडमिशन का सेक्शन बनाया हुआ होगा, वहाँ पे डिटेल्स होंगी, एडमिशन की डेडलाइंस भी होंगी,
तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करती हैं वो यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा आपको, मतलब ये तो मुश्किल हो जाएगा कि सारी चीजें आपको जो है, मैंने जैसा पहले कहा कि स्कॉलरशिप नेटवर्क पे सिर्फ रिलाई ना करें, मतलब वो बेचारे ये लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से ढूंढ के ये लोग वैकेंसीज पोस्ट कर रहे होते हैं, तो ये तो मुझे पता है। तो आप लोग प्लीज जो है मतलब खुद भी थोड़ा सा जो है ना एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसका आपको फायदा ही होगा, वैकेंसी बढ़ेगा। तो मास्टर ये चीजें हैं। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को मेरी जो टिप्स हैं वो यूजफुल लगी होंगी। तो अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। और किसी के मैं आंसर ना दे सका हूं तो उसके लिए भी सॉरी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्कॉलरशिप नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सारे लोग जो है, आप लोगों को नहीं पता कि कितना बड़ा काम आप लोगों के लिए आसान कर देते हैं ये लोग। तो थोड़ी सी हेल्प आप लोग खुद भी इस तरह से कर लिया करेंगे, खुद से एफर्ट करें ताकि उन लोगों का बर्डन थोड़ा सा कम हो और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो आप लोग खुद भी एफर्ट करें। और ये चीज़ें हमने देखी। मैं अगेन जल्दी से बता दूं कि पीएचडी नॉर्वे में जॉब है, तो जॉब की कोई डर नहीं होगी। जॉब की वैकेंसी आपके सामने आएगी और आप वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे और बस वो इस तरह से। तो जॉब अगेन कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई जॉब है, उसकी सैलरी होगी एंड सारी चीजें होंगी। मास्टर्स में आपको स्टूडेंट वाला स्टेटस होगा और उसका प्रोसेस मैंने ब्रीफ किया था, तो आप उन चीज़ों को देखें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दुआओं में मुझे याद रखिएगा आप लोग। जजाकल्ला। मुझे बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ, तो आई होप के मैं अगर किसी को आंसर ना कर पाऊँ तो उसके लिए एडवांस में मैं सॉरी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत सारे डील करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो जजाकल्ला। थैंक्स टू काशिफ भाई जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस लेक्चर के लिए कि आप थोड़ा सा गाइड कर दें, तो मैंने आई थिंक इट वाज टाइम फॉर मी टू गिव बैक। और उसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं बर्गिन में और नॉर्वे में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे गाइड स्टेप से। ठीक है, चलें। ओके, जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।